हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंडोडोंटिक इमरजेंसीज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके आ जाते हैं, मतलब इसमें से टॉपिक ना शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। तो एंडोडोंटिक इमरजेंसी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एंडोडोंटिक इमरजेंसी होता क्या है? तो पहली बात तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को होगा पेन या स्वेलिंग। ठीक है, एक्यूट सिम्टम्स होंगे मेनली पेशेंट को। एक्यूट मतलब एकदम से आने वाले सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और पेशेंट का जितना जल्दी हो सके हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मेन कॉज क्या होता है? या तो पल्पल पैथोलॉजी होगी या फिर ट्रॉमा होगा कोई। ठीक है, तो ये होता है मेनली डेफिनेशन एंडोडोंटिक इमरजेंसी की, यानी कि पेशेंट को एक्यूट सिम्टम्स होंगे जिस कंडीशन में पेन या स्वेलिंग, फिर उसके बाद हमें उसका जितना जल्दी हो सके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और उसके अलावा पल्पल पैथोलॉजी या ट्रॉमा इसका रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब ये पेन हो क्यों रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है? पेन का मैकेनिज्म, पहली बात तो ये पेन जो है वो पल्प से ओरिजिनेट कर सकता है या फिर पेरीरेडिकुलर एरिया से ओरिजिनेट कर सकता है। हमने पल्पल और पेरियोडिकुलर डिजीज़ देख लिए, तो उसमें हमने देखा है कि कैसे कैसे अलग अलग जो कंडीशंस हैं वो पेन कॉज करती हैं। ठीक है, अब ये पेन होता कैसे है? वो या तो केमिकल मीडिएटर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रेशर के थ्रू हो सकता है। अब केमिकल मीडिएटर्स जो है ना वो डायरेक्टली भी कॉज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, जो हमारे पेन वाले न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स का ना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कम कर देते हैं। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे थोड़े से स्टिमुलस भी जो स्टिमुलेट हो जाएंगे हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स। ठीक है, और उससे हमें पेन फील होगा। इसके अलावा दूसरा ये कैसे काम करते हैं, प्रेशर के थ्रू। प्रेशर कौन सा है, यही वाला प्रेशर है। ठीक है, तो ये समझाया तो ये कैसे होगा, केमिकल मीडिएटर्स क्या करेंगे ना, वैसो डायलेशन करवा देंगे, मतलब सॉरी वैसो डायलेशन नहीं, वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ठीक है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर से फ्लूइड है, जो ब्लड वेसल का फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ठीक है, तो उसकी वजह से इडीमा हो जाएगा। अभी जो इडीमा है इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, उससे जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेनली मैकेनिज्म था किस तरह से पेन हो सकता है। तो ये दो तरह से हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं जो बुक में दी हुई है। तो डेफिनेशन थोड़ी अच्छे से देख लेते हैं। पेन या स्वेलिंग caused by inflammation or infection of the pulp या फिर पेरिरेडिकुलर टिश्यू necessitating an emergency visit to dentist for immediate treatment। ठीक है, इसका मतलब समझ में आई क्या होगा, यानी कि पेन और स्वेलिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है, ड्यू टू इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द पल्प और पेरिरेडिकुलर टिश्यू। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को एकदम बहुत ज़रूरी हो जाएगा डेंटिस्ट के पास विजिट करना एंड सीकिंग द इमीडिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंडोडोंटिक इमरजेंसी क्या क्या होती हैं। तो क्लासिफिकेशन में एक तो आएगा बिफोर ट्रीटमेंट। ठीक है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया उससे पहले इमरजेंसीज हो सकती है। ठीक है, यानी कि पेशेंट अपने घर से ही कोई इमरजेंसी लेकर के आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, ट्रॉमेटिक इंजरीज हो सकती हैं। तो ट्रॉमेटिक इंजरीज भी एक तरह से इमरजेंसीज में आती हैं। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, यानी कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे कोई इमरजेंसी हो गई। आफ्टर ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इमरजेंसी की क्लासिफिकेशन है। अब बिफोर ट्रीटमेंट की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो बिफोर ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, बिफोर ट्रीटमेंट में हमने देखा हुआ है, एक तो क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर आता है, क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सिम्टोमेटिक रिवर्सिबल पल्पाइटिस। तीसरा होता है सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। ठीक है, फिर हो सकता है प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। फिर हो सकता है सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। फिर हो सकता है सिम्टोमेटिक एल्विलर एब्सेस
और हो सकता है सेल्यूलाइटिस। ठीक है, तो ये सब हमारे बिफोर ट्रीटमेंट में आते हैं। अब इसमें हम क्राउन ओरिजिनेटिंग फैक्टर हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सिम्टोमेटिक रिवर्सिबल पल्पाइटिस हम पढ़ चुके हैं, जो डिजीज ऑफ पल्प वाला चैप्टर था उसमें हमने कवर कर लिया है। ठीक है, सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस भी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस हमने पेरिअपाइकल में पढ़ा है, तो ये भी हमने पेरिअपाइकल में, और ये भी, और साथ में सेलुलाइटिस हमें पता ही है बेसिक। ठीक है, सेलुलाइटिस क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ही है। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर के बारे में। क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर। तो क्राउन ओरिजिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये होता है एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है, इसमें क्या होगा ना, इसमें पल्प वाइटल होता है। ठीक है, फ्रैक्चर जो है वो इन्वॉल्व करेगा हमारे इनेमल को, डेंटिन को, और फिर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आगे जाके पल्प इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा दो हमें टर्म्स और पढ़नी है। एक तो होता है इन्फ्रैक्शन। ठीक है, इन्फ्रैक्शन में क्या होता है ना, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है ये भी टूथ का, और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। जो भी हमारे फ्रैक्चर्ड पार्ट है उनको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, और फिर दूसरा हमें पढ़ना है क्रेज लाइन्स। तो क्रेज लाइन्स क्या होती है, ये सिर्फ इनेमल में होती है, ओनली इन इनेमल। ठीक है, डेंटिन तक नहीं जाएगी और नेचुरली भी डेवलप हो सकती हैं ट्रोमा के बाद, कैन डेवलप नेचुरली आफ्टर ट्रोमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्राउन ओरिजिनेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन। अब प्रेवलेंस देख लेते हैं। क्राउन ओरिजिनेटिंग फैक्टर क्या था, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर था, वाइटल पल्प होता है इसमें, इनेमल और डेंटिन को कवर करता है, और साथ में कभी कभी पल्प भी इन्वॉल्व हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा डीप चला जाए। अब प्रेवलेंस देख लेते हैं इसका। तो सबसे कॉमनली कौन सा टूथ अफेक्टेड होता है इससे, मैंडिबुलर मोलर्स। ठीक है, और उसको फॉलो करते हैं मैक्सिलरी मोलर्स और मैक्सिलरी प्री मोलर्स। ठीक है, और मोस्टली होगा ये ओल्ड एज में। ठीक है, और जनरली जो जिसमें क्लास 1 रेस्टोरेशन होती है ना, क्लास 1 रेस्टोरेशन या फिर अनरेस्टोर्ड टीथ, उनमें हमें बहुत देखने को मिलता है ये। ठीक है, क्लास 1 रेस्टोरेशन में जो 39% केसेस में देखने को मिलता है, और अनरेस्टोर्ड में 25% केसेस में। ठीक है, अब ये होता कैसे, मान लो एक साथ में प्लंजर कस्प है ना, प्लंजर कस्प समझते हो क्या होता है, प्लंजर कस्प क्या होगा, ऐसा कस्प मान लो मैंडिबुलर मोलर है। ठीक है, उसके अपोजिट में मान लो जो ऑक्लूड कर रहा है टीथ, मान लो मोलर है मैक्सिलरी, तो उसका कोई कस्प अगर मार्जिनल रिज पे ऑक्लूड कर रहा है मैंडिबुलर मोलर के, तो वो एक तरह से प्लंजर कस्प बन जाएगा। ठीक है, वो मार्जिनल रिज पे ऑक्लूड कर रहा है, तो प्लंजर कस्प दैट ऑक्लूड अगेंस्ट द मार्जिनल रिज। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अब सिम्टम्स का क्या होते हैं इसमें, तो इसमें सिम्टम क्या होगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा हमें माइल्ड से लेकर के एक्सक्रूशिएटिंग पेन। माइल्ड पेन हो सकता है, फिर एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो सकता है। ठीक है, और फिर पेन जो होगा वो बाइटिंग पे होगा, बाइटिंग प्रेशर की वजह से होगा। अब पेन है ना लोकलाइज नहीं होता, नॉट लोकलाइज्ड। पेशेंट ना एक जनरल एरिया पे पॉइंट करता है, एग्जैक्ट लोकलाइज नहीं कर पाता ये कौन से टूथ पे पेन हो रहा है। ठीक है, और अगर फ्रैक्चर इनकम्प्लीट है तो पेन माइल्ड होता है, इफ़ इनकम्प्लीट तो पेन माइल्ड होगा। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रैक्चर बढ़ गया है और कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया, यानी कि पल्प इन्वॉल्व हो गया है बेसिकली, तो उस केस में क्या होगा, सीवियर हो जाएगा पेन। अब इसमें बाद में क्या होगा, अगर मान लो पल्प इन्वॉल्व हो गया तो पल्प का नेक्रोसिस भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सीवियर केसेस में होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है इसमें पेन के अलावा, वो होता है कोल्ड फूड या कोल्ड लिक्विड एक्सपोजर से पेन। ठीक है, यानी कि कोल्ड चीज़ों से पेन होगा, ठंडी चीज़ों से। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, तो इटियोलॉजी में इससे क्या होगा, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। नेचुरल कॉज में क्या होगा, ओक्लूजल एनाटमी मान लो बिगड़ी हुई है पेशेंट की। ठीक है, ओक्लूजल सही नहीं है, ओक्लूजल अलाइनमेंट, तो उस केस में हो सकता है ओक्लूजल एनाटमी सही नहीं है। ठीक है, साथ में क्या है, अगर मान लो पेशेंट को ब्रक्सिज्म है
तो उस केस में भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, अब इसके आइट्रोजेनिक कॉजेज देख लेते हैं। जैसे डेंटिस्ट में मान लो कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, उस टाइम पे भी हो सकते हैं फ्रैक्चर्स के। तो आइट्रोजेनिक कॉजेज एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से हो सकते हैं, और साथ में टूथ प्रेप के टाइम हो सकते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, तो हमें सबसे पहले विजुअल एग्जामिनेशन करना है। विजुअल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, इसमें हम टूथ को क्लोजली देखेंगे। ठीक है, हमें क्लोजली देखने पे क्या होगा, इनेमल में क्रैक दिखेगा। अगर मान लो हमें नहीं दिख रहा है तो फिर हम फाइबर ऑप्टिक लाइट का यूज़ कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक लाइट क्या करेगी ना, ये ट्रांस इल्यूमिनेट कर देगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें आसानी हो जाएगी क्रैक्स को देखने में। अभी जो इनकम्प्लीट जो क्रैक्स होंगे ना, वो रेडियोग्राफ में बहुत मुश्किल से दिखते हैं। कांट बी सीन इन रेडियोग्राफ्स। ठीक है, तो इसलिए हमें ट्रांस इल्यूमिनेशन करना पड़ सकता है। दूसरा दूसरा तरीका क्या होता है, डाई स्टेनिंग हम कर सकते हैं। तो डाई स्टेनिंग में हम क्या करेंगे, मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी क्रैक होगा वहाँ पे मिथाइलिन ब्लू डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसलिए हमें पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्रैक है। ठीक है, इसके अलावा विजुअल एग्जामिनेशन में हमने ये कर लिया। उसके बाद हम बाइट टेस्ट करते हैं। बाइट टेस्ट हम कैसे करेंगे, बाइट टेस्ट हम करते हैं टूथ स्लूथ के थ्रू। अब टूथ स्लूथ क्या होता है, रुको मैं तुम्हें इमेज दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये देखो, ये एक है टूथ स्लूथ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें, नीचे वाले पार्ट में ना कनकेविटी होती है। तो इस कनकेविटी को हम कस्प के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, कस्प पे इसको अलाइन कर देंगे। तो इस और साथ में फिर पेशेंट को बोलेंगे कि बाइट कर। अब पेशेंट जब बाइट करेगा तो जो सारा का सारा ऑक्लूजल प्रेशर होगा ना, वो सिंगल कस्प पे आएगा। ठीक है, और सिंगल कस्प पे आएगा तो उसमें हम पेशेंट का फिर देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। अगर मान लो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मतलब कि अगर उसके रिएक्शन में आ रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस टूथ में क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ होता है टूथ स्लूथ। अब इसके बाद टूथ स्लूथ हो गया। इसमें क्या होगा, एक छोटा पिरामिड, पिरामिड शेप्ड प्लास्टिक बाइट ब्लॉक होगा। ठीक है, फिर इसमें एपेक्स पे क्या होगी, कनकेविटी होगी, जिसमें हम कस्प को अलाइन करेंगे। ठीक है, पेशेंट से फिर बोला जाएगा बाइट करने को, और ऑक्लूजल फोर्स एक कस्प पे लगेगा। ऑक्लूजल फोर्स ऑन सिंगल कस्प। अब उससे क्या होगा, उससे हमें क्या लगेगा, पेशेंट जैसे ही रिलीज़ करेगा तो उससे अगर मान लो जैसे पेशेंट बाइट रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, और उसमें अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, तो एक क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ठीक है, अगर मान लो पेन और रिलीज ऑफ प्रेशर हो रहा है, तो वो क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अब जो क्रैक लाइंस होती हैं क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर में, वो होती हैं ऑक्लूजर सर्वाइकल डायरेक्शन में, यानी कि मेनली क्राउन में होगी ये। ठीक है, और दूसरा अगर वर्टिकल रूट फ्रैक्चर से इसको कंपेयर करें, तो उनमें जो क्रैक लाइंस होती हैं वो होती है रूट टिप से लेकर के सर्वाइकल मार्जिन तक। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेनली क्राउन में है और इसमें रूट में है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बाइट टेस्ट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, केयरफुल प्रॉबिंग कर सकते हैं, और साथ में परकशन कर सकते हैं। अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो अगर मान लो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा, माइल्ड इन्फ्लेमेशन होगी। तो उस केस पे क्या होगा, एक तो हम सबसे पहले चेक कैसे करेंगे, कोल्ड टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कोल्ड टेस्ट पे पेन होगा लेकिन लिंगरिंग पेन नहीं होगा, नो लिंगरिंग पेन। ठीक है, और कोई उसमें स्पॉन्टेनियस पेन भी नहीं होता, क्योंकि रिवर्सिबल पल्पाइटिस है। नो स्पॉन्टेनियस पेन। ठीक है, अब क्या होगा, अब उसके बाद ना ट्रीटमेंट क्या करना है हमें, इस केस में ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, टूथ को टेम्परली प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ऑर्थोडोंटिक बैंड लगा देंगे। ठीक है, मेटल रिंग टाइप, कितने टाइम के लिए, 2 वीक्स के लिए। ठीक है, तो 2 वीक्स के लिए हमने टूथ को स्टेबल रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 वीक्स के बाद रीचेक करेंगे। रीचेक करेंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम रीचेक करने के बाद उसको फाइनल रेस्टोरेशन देंगे 2 वीक्स के बाद। और फाइनल रेस्टोरेशन में क्या होता है, फाइनल रेस्टोरेशन में होता है हम फुल क्राउन दे सकते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होगा, फुल च्यूइंग सरफेस को हम कवर करेंगे। ठीक है, फुल च्यूइंग सरफेस या फिर जो ओक्लूजल सरफेस है, जो ओक्लूजल कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उसको हम कवर कर देंगे। अब इससे क्या होगा ना, फ्रैक्चर्ड पार्ट्स मूव नहीं होंगे और पल्प वाइटल रह जाएगा। फ्रैक्चर्ड पार्ट्स won't move and pulp will remain vital। अब देख लेते हैं, अगर मान लो इरिवर्सिबल प्रोपाइटिस हो गया, यानी कि ज़्यादा सीवियर हो गई कंडीशन, तो उस केस में इरिवर्सिबल हो जाएगा, तो उस केस में हमें आरसीटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, एक तो लिंगरिंग पेन होगा, स्पॉन्टेनियस पेन होगा, यानी कि विदाउट एनी स्टिमुलस, और साथ में टूथ परकशन पे क्या होगा, दर्द होगा, पेन ऑन परकशन, और एक नॉक्टर्नल पेन भी होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके ट्रीटमेंट में हमें आरसीटी करनी है। ठीक है, आरसीटी कैसे करेंगे, पल्प को रिमूव करेंगे, उसके बाद कैनाल को क्लीन करेंगे, और उसके बाद उसको ऑब्चुरेट कर देंगे, यानी कि फिलिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टूथ को फुल क्राउन देंगे हम, फुल क्राउन या कैप लग जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये फ्रैक्चर लाइन को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि फ्रैक्चर लाइन और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, रूट वगैरह तक नहीं जाएगी, और साथ में टूथ को जो बाइटिंग फोर्स है हमारा, उसके प्रेशर से भी सेफ रखता है, सेफ टूथ फ्रॉम बाइटिंग फोर्सेस। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर आज। मेनली हमने बेसिकली जो एंडोडोंटिक इमरजेंसीज है उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी, उसके साथ में हमने क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर देखे, और साथ में क्लासिफिकेशन देखी। तो 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ जल्दी से। तो क्या था, हमने एंडोडोंटिक इमरजेंसी देखी, क्या कंडीशन होती है इनमें, इनमें पेन और स्वेलिंग या दोनों साथ में भी हो सकते हैं, एक्यूट सिम्टम्स होंगे मेनली, पेशेंट को जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और ये होता है ड्यू टू पल्पल पैथोलॉजी या ट्रॉमा। ठीक है, पेन होता है वो पल्प या पेरीरेडिकुलर डिजीज़ की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब वो होगा कैसे, केमिकल मीडिएटर्स के थ्रू या प्रेशर के थ्रू। केमिकल मीडिएटर्स क्या करेंगे, सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे, या फिर वो प्रेशर भी इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, केमिकल मीडिएटर्स क्या करेंगे, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, उसकी वजह से इडीमा होगा, इडीमा की वजह से प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से जो नर्व फाइब्स हैं स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, तो फिर हमने डेफिनेशन देख ली है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन क्या है, बिफोर ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट घर से ही अपनी दिक्कत लेकर के आ रहा है, एंडोडोंटिक इमरजेंसी लेकर के आ रहा है। उसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरीज हो सकती हैं, फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी इमरजेंसी हो सकती है, और या फिर आफ्टर ट्रीटमेंट भी इमरजेंसी हो सकती है। बिफोर ट्रीटमेंट में हमने ये सब देखा, क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर, सिम्टोमेटिक रिवर्सिबल, सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल। ठीक है, प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, फिर सिम्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस और सेलुलाइटिस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने सारा कुछ डिस्कस कर रखा है पिछले चैप्टर्स में, पल्पल और पेरिरेडिकुलर जो पैथोलॉजी थी उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। तो आज हम मेनली देखा था हमने क्राउन ओरिजिनेटिक फ्रैक्चर। तो क्राउन ओरिजिनेटिक फ्रैक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, जिसमें पल्प जो है शुरू में वाइटल रहता है, लेकिन बाद में नॉन वाइटल हो सकता है अगर पल्प इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो शुरू में इनेमल और डेंटिन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाद में पल्प भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब इन्फ्रैक्शन क्या होता है, इन्फ्रैक्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, जो हमारा जो पार्ट जो टूट के फ्रैक्चर्ड पार्ट है जो टूथ का, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। फिर उसके बाद क्रेज लाइन्स क्या होते हैं, क्रेज लाइन वो होती हैं जो कि सिर्फ इनेमल में होती हैं। ठीक है, और ये नेचुरल जो फोर्सेज हैं उनकी वजह से भी हो सकती है, या फिर ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस क्या होता है क्राउन ओरिजिनेटिक फ्रैक्चर का, मेनली हमें दिखता है मैंडिबुलर मोलर्स में, फिर मैक्सिलरी मोलर्स और फिर मैक्सिलरी प्रीमोलर्स। ओल्ड एज में हमें देखने को मिलता है, क्लास 1 रेस्टोरेशन में देखने को मिलता है, और अनरेस्टोर्ड टीथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लंजर कर्व जहाँ पे होगी वहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। फिर सिम्टम्स क्या है, माइल्ड से लेकर के एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो सकता है, अगर मान लो पल्प इन्वॉल्व हो गया तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, अगर पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ तो माइल्ड पेन होगा। ठीक है, बाइटिंग प्रेशर पे पेन होता है, नॉट लोकलाइज्ड, और साथ में जो सीवियर केसेस में क्या होता है, पल्प का नेक्रोसिस हो जाता है। और साथ में दूसरा सिम्टम क्या होता है, कोल्ड फूड और कोल्ड लिक्विड एक्सपोजर से पेन होगा। इटियोलॉजी, ओक्लूजल एनाटमी अगर मान लो बिगड़ी हुई है पेशेंट की, ठीक है, ढंग से ओक्लूजल एनाटमी नहीं है, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ब्रक्सिज्म, ठीक है, एग्रेसिव एट्रीजन अगर हो रखा है तो उस केस में भी हो सकता है फ्रैक्चर। फिर हाइड्रोजेनिक कॉजेज क्या हो सकते हैं, डेंटिस्ट के थ्रू होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू या टूथ प्रेप के थ्रू। ठीक है, फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, एक तो हमें विजुअल एग्जामिनेशन करना होगा, विजुअल एग्जामिनेशन में अगर हम क्रैक देख पाए तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना होगा, फाइबर ऑप्टिक लाइट यूज़ करनी होगी। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक लाइट क्या करेगी, ट्रांसइल्यूमिनेशन कर देगी क्रैक का, तो वहाँ पर हमें दिख जाएगा। इसके अलावा हम मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाइट टेस्ट है, बाइट टेस्ट में हम टूथ स्लूथ यूज़ करते हैं। टूथ स्लूथ में कनकेविटी होगी जो कि सिंगल कस पे प्रेशर लगाती है सारा, और वो सिंगल कस पे प्रेशर लगाएगी तो हम पेशेंट का रिएक्शन चेक करेंगे। अगर मान लो बहुत ज़्यादा उसको पेन वाला रिएक्शन देता है वो, मतलब कि इस टूथ में फ्रैक्चर है।
फिर उसके अलावा क्रैक लाइन्स जो COF में होती है यानी क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर में होती है, वो होती है ओक्लूजल सर्वाइकल डायरेक्शन में, यानी कि ओक्लूजल सरफेस से सर्वाइकल डायरेक्शन में होगी। और VRF में यानी कि वर्टिकल रूट फ्रैक्चर में कहाँ होगी, रूट टिप से सर्वाइकल मार्जिन तक होगी। तो इसके डायग्नोस के लिए हमने देखा था बाइट टेस्ट और विजुअल एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम केयरफुल प्रॉबिंग कर सकते हैं और साथ परकशन कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर मान लो रिवर्सिबल पल्पाइटिस है तो उसमें हम ऑर्थो बैंड देंगे 2 वीक्स के लिए। उसके बाद 2 वीक्स के लिए बाद में टूथ को रीचेक करेंगे कि वो मूव तो नहीं कर रहा, स्टेबल है या नहीं है। अब वो स्टेबल है तो हम उसमें फुल क्राउन दे देंगे। अब फुल क्राउन क्या करेगा, चूइंग सरफेस को भी कवर करेगा, तो उससे जो फोर्सेज हैं वो मतलब टूथ ऑक्लूजल फोर्सेज से सेव्ड रहेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में फ्रैक्चर जो है वो फ्रैक्चर लाइन जो है वो ज़्यादा पल्प तक मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो पल्प हमारा वाइटल रहेगा। फिर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस अगर हो गया तो उस केस में लिंगरिंग पेन होगा, स्पॉन्टेनियस पेन होगा, पेन ऑन परकशन होगा, नॉक्टर्नल पेन होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, RCT करके फुल क्राउन देना होगा। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक क्राउन ओरिजिनेटिंग फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हॉट टूथ और एंडोडोंटिक फ्लेयर अप वगैरह की, जो कि है हमारे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो भी हमारी इंजरीज हो रही हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमारी इमरजेंसी जो हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।